नमस्कार दोस्तों। जो आज का टॉपिक है वर्चुअल नेट मीटरिंग के ऊपर है और ये एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये बेसिकली ये जो टर्मोलॉजी है रूफटॉप सोलर सिस्टम्स से रिलेटेड है और उसी में ज़्यादा यूज करते हैं। ये जो आज टॉपिक जो वर्चुअल नेट मीटरिंग पर जो आज वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ ये है कि एक ड्राफ्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है वर्चुअल नेट मीटरिंग और ग्रॉस नेट मीटरिंग पर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इशू किया था, जिस पे कि उसमें स्टेक होल्डर्स के और पब्लिक के कमेंट्स मांगे गए थे 31 अगस्त 2022 तक। डेट तो निकल चुकी है बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक से, इसलिए इसको मैंने आज कवर करने की कोशिश की है। और जो आज मैं जिस पीपीटी पर मैं डिस्कस करूंगा वर्चुअल नेट मीटरिंग के ऊपर, ये जो पीपीटी है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की ही पीपीटी है। उसमें मेरा कुछ भी एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ भी नहीं है, एज इट इज़ मैंने एमएनआरई का पीपीटी लिया हुआ है। लास्ट में एक स्लाइड जो है मेरा अपना पर्सनल जो है उस पर कमेंट्स के ऊपर है, ऑब्जर्वेशन है, जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो एमएनआरई ने इशू किया है उसके ऊपर है ये। और अगर हम रूफटॉप सिस्टम की बात करते हैं, सोलर रूफटॉप सिस्टम की बात करते हैं, तो उसमें बहुत सारे टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कैपेक्स मोड, रेस्को मोड, हाइब्रिड मॉडल, नेट मीटरिंग, ग्रॉस मीटरिंग, नेट बिलिंग, वर्चुअल नेट मीटरिंग जो आज का टॉपिक का डिस्कशन पॉइंट है, ग्रुप नेट मीटरिंग, कम्युनिटी सोलर, पीयर टू पीयर ट्रेडिंग। बहुत सारी टर्मोलॉजी यूज़ की जाती है, लेकिन आज जो है स्पेसिफिकली हम लोग वर्चुअल नेट मीटरिंग पर बात करेंगे। लेकिन वर्चुअल नेट मीटरिंग पर बात करने से पहले हमें नेट मीटरिंग को समझना पड़ेगा कि नेट मीटरिंग होता क्या है। उसके बाद ही हम वर्चुअल नेट मीटरिंग को हम समझ पाएंगे। तो नेट मीटरिंग ऐसा होता है कि कोई अगर ओनर है और उसके पास रूफ है, अगर सोलर सिस्टम लगाना चाहता है तो वो सोलर सिस्टम लगा सकता है। सोलर सिस्टम लगाने के बाद उसमें डिस्कॉम से कनेक्टिविटी एग्रीमेंट करना पड़ता है और मतलब डिस्कॉम अलाउ करता है नेट मीटरिंग में। नेट मीटरिंग का यहाँ पर सेंस ये है कि जो सोलर पावर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, अगर हम लोग पूरा का पूरा कंज्यूम कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हम एक्सेस, जितनी हमारी कंजम्पशन है, अगर उससे हम एक्सेस जनरेट करते हैं तो जो एक्सेस पावर है हम डिस्कॉम को दे सकते हैं, और जब हमारी रिक्वायरमेंट होगी तो हम डिस्कॉम से पावर ले सकते हैं। तो जो पावर कंजम्पशन है हमारी, केवल उसी पर ही बिलिंग होती है, डिस्कॉम उसी पर ही बिलिंग करता है। जैसे हम एग्जांपल की तरह समझते हैं कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर मंथ में 200 यूनिट जनरेट हुई हमारे सोलर सिस्टम से और हमारी टोटल कंजम्पशन हुई 150 यूनिट ही हुई। जो 50 यूनिट है वो डिस्कॉम को चली जाएगी और बैंक की तरह रहेगा, वो जब बैंकिंग हो जाएगी। ये 50 यूनिट है जो नेक्स्ट मंथ में उसको एडजस्ट किया जाएगा। तो इस केस में हमने 50 यूनिट डिस्कॉम को एक्सपोर्ट किया। फिर अगर मान लीजिए नेक्स्ट मंथ में ही अगर हमारी कंजम्पशन 200 यूनिट्स की थी और कंजम्पशन हमारी 250 यूनिट्स होगी, तो उस केस में 50 यूनिट्स हमने ज़्यादा कंज्यूम किया और 50 यूनिट्स जो है अगर पिछले मंथ का अगर हमारे पास एक्सेस है तो वो एडजस्ट हो जाएगा, नहीं है तो 50 यूनिट के करस्पॉन्डिंग हमें बिल देना पड़ेगा। तो ये बेसिकली इस सेंस में है कि नेट मीटर आप समझ गए होंगे कि नेट मीटर ये है क्या चीज़। तो नेट मीटरिंग अरेंजमेंट यही होता है। और इसमें ग्रुप जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो एमएनआरई ने इशू किया उसमें ग्रुप मीटरिंग की बात की गई है। तो ग्रुप नेट मीटरिंग ऐसे समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई कंपनी है और उस कंपनी के मान लीजिए तीन या कोई भी एक पर्सन है, उसके तीन हाउसेस हैं। अगर एक हाउस पर अगर सफिशिएंट नहीं है अगर रूफ लगाने के लिए, तो वो अपने दूसरे हाउस पर सिस्टम लगा करके उसका क्रेडिट ले सकता है। नहीं तो अगर मान लीजिए किसी अपने पर्टिकुलर किसी हाउस पर अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो जो एक्सेस जनरेशन है वो ग्रिड में चली जाएगी, और जो जितनी एक्सेस जनरेशन होगी अगर उसी सेम कंज्यूमर के नाम पे अगर दूसरी बिल्डिंग है तो वहाँ पर उस चीज़ का क्रेडिट ले सकता है। तो बेसिकली इसमें इंडिविजुअल पर्सन है, बट वर्चुअल नेट मीटिंग में ऐसा नहीं। आगे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और ये पूरी टर्मिनोलॉजी हम पूरा यहाँ पर डिस्कस तो नहीं कर सकते हैं। आज का टॉपिक एक्चुअली वर्चुअल नेट मीटिंग पर, तो उसी पर हम फोकस करेंगे। और ये जो स्लाइड यहाँ से स्टार्ट हो रही है, मैं फिर से आपको यहाँ पर रिपीट कर दूँ कि ये जो स्लाइड है ये एमएनआरई की स्लाइड है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की स्लाइड है। इसमें मेरा कोई भी एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं है, एज इट इज़ हमने लिया है। तो वर्चुअल नेट मीटरिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, तो इसमें तीन जो मेजर इसमें पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं कि अगर कंज्यूमर्स विद इनएडिक्वेट, अगर कंज्यूमर्स के पास अगर प्रॉपर रूफ एरिया या रूफ राइट नहीं है, या रूफ भी है लेकिन उसकी प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं है कि वहाँ पर रूफ टॉप सिस्टम लगा सके, रूफ भी है लेकिन वहाँ पर शैडो आ रहा है, मतलब अगर शैडो आता है तो फिर रूफ टॉप सिस्टम लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि पावर बहुत ज़्यादा लॉस हो जाती है। तो ये सब तीन चार मेजर हैं। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप रूफ टॉप मतलब सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं लेकिन आपके पास रूफ की अवेलेबिलिटी नहीं है, या
रूफ है लेकिन हम प्रॉपर नहीं लगा सकते, तो उस केस में वर्चुअल नेट मीटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। आगे और बताएंगे वर्चुअल नेट मीटरिंग में एक्चुअली होता क्या कॉन्सेप्चुअली। तो ये तो समझ गए होंगे कि आप सिस्टम लगाना चाहते हैं लेकिन रूफ हमारे पास नहीं है, ये रूफ है भी तो अवेलेबल प्रॉपर नहीं है। आप इस फिगर में देखिए, इस फिगर में समझने की कोशिश करिए कि वर्चुअल नेट मीटरिंग को यहाँ पर कैसे समझाया गया है। इसको फिर अगर फिगर में समझाने से पहले थोड़ा सा जो इसमें लिखा हुआ है उसको मैं पढ़ के बता देता हूँ कि वर्चुअल नेट मीटरिंग में होता क्या है। ए ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स सेटअप ए रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि एक ही कंज्यूमर वर्चुअल नेट मीटरिंग में जा सकता है, इसमें बहुत सारे कंज्यूमर्स जो हैं आपस में मिल करके भी वर्चुअल नेट मीटरिंग का सिस्टम का एडवांटेज ले सकते हैं। The entire energy generated injected is exported to the group grid through an energy meter। आप अपने घर पर नहीं कहीं और पर सिस्टम लगाएंगे और वहाँ से सिस्टम से जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, सोलर पावर जनरेट होगी, वो ग्रिड में फेड कर दिया जाएगा। द एनर्जी एक्सपोर्टेड इज एडजस्टेड इन मोर देन वन इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कनेक्शंस ऑफ द पार्टिसिपेटिंग कंज्यूमर। अगर मान लीजिए 4 कंज्यूमर्स ने मिल करके एक कहीं पर सोलर प्लांट लगाया हुआ है और वहाँ से सोलर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, तो 4 जो कंज्यूमर उसमें कैसे एडजस्ट किया जाएगा वो पर्टिकुलर एक्चुअली उस रेशियो पर डिपेंड करता है किस तरीके से उसने अपनी फाइनेंशियल अरेंजमेंट कर रखी है और क्या एग्रीमेंट किया हुआ है आपस में। द नेक्स्ट द ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कनेक्शंस एंड RES रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम शुड बी विद इन सेम डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसीज एरियाज ऑफ सप्लाई। एक बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में मेजर 3 डिस्कॉम्स हैं, BSES राजधानी और BSES यमुना और टाटा पावर का। तो जो BSES राजधानी का जो एरिया है, तो BSES राजधानी में अगर कंज्यूमर है तो BSES राजधानी के एरिया में ही आप सोलर प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि BSES राजधानी के कंज्यूमर है और टाटा पावर के एरिया में प्रोजेक्ट्स लगा दें और फिर वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आप यहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश करें वर्चुअल नेट मीटरिंग का, वो अलाउ नहीं है। तो इसमें बहुत ही क्लियरली बताया कि जो डिस्कॉम एरिया है उस पर्टिकुलर डिस्कॉम एरिया में ही दोनों सिस्टम होना चाहिए। मतलब जो कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है वो भी होना चाहिए और जो प्रोजेक्ट्स लगेगा वो भी सेम डिस्कॉम एरिया में ही होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। सोलर प्लांट्स यहाँ पर दिया हुआ है कि सोलर प्लांट्स, देखिए यहाँ पर सोलर प्लांट्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, जहाँ पे एनर्जी मीटर में पूरी काउंटिंग हो रही है, फिर यहाँ से सोलर को ग्रिड में भेजा जा रहा है, ये डिस्कॉम का जो ग्रिड वहाँ पर चला गया। और यहाँ से मान लीजिए 4 कंज्यूमर हैं, तो 4 कंज्यूमर, तो यहाँ से फिर एडजस्टमेंट कितना होगा, जो भी एडजस्टमेंट होगा देखिए, तो वर्चुअल नेट मीटिंग एग्रीमेंट बिटवीन कंज्यूमर एंड डिस्कॉम और कंज्यूमर के बीच में एक एग्रीमेंट साइंड होगा जो होता है। फिर उसके बाद जो भी इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आएगा उस कंज्यूमर पर, तो जो यहाँ पर सोलर प्रोजेक्ट से जिस रेशियो में जो कंज्यूमर ने लगा रखा है, जो भी एग्रीमेंट हुआ है, मान लीजिए 4 कंज्यूमर है और 25% सबका ईच शेयर है, और इस प्रोजेक्ट से मान लीजिए 800 यूनिट्स जनरेट हो रही है, तो सबको 200 यूनिट एडजस्ट किया जाएगा पर मंथ में, सेम रेशियो में। तो जिस रेशियो में एडजस्टमेंट उसी रेशियो में बिलिंग का एडजस्टमेंट किया जाएगा। तो ये बेसिकली वर्चुअल नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप अपने घर के ऊपर, छत के ऊपर अगर सोलर रूफ टॉप नहीं लगा सकते हैं तो आप कहीं और भी लगा सकते हैं, लेकिन सेम डिस्कॉम एरिया होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि वो वहाँ पर रूफ पर भी लगाना है, ग्राउंड माउंटेड भी लगा सकते हैं। उसका जो नेट मीटरिंग का पूरा बेनिफिट आपको वर्चुअल नेट मीटरिंग में मिलेगा। अब एडवांटेज क्या है वर्चुअल नेट मीटरिंग का, जो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। दोज हु डू नॉट हैव रूफ और द रूफ नॉट फिजिबल टू इंस्टॉल RTS कैन गेट बेनिफिट्स ऑफ नेट मीटरिंग एंड कंट्रीब्यूट इन नेशनल ग्रिड। नेट मीटरिंग का बेनिफिट कैसे है, जनरली क्या होता है कि अगर आप सोलर प्रोजेक्ट्स लगाते हैं कहीं और, आपका सोलर प्रोजेक्ट्स है और आप कंज्यूम कहीं और कर रहे हैं, तो उस केस में इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह आपको ट्रांसमिट की जा रही है, तो बहुत सारे चार्जेस लग जाते हैं। अगर ट्रांसमिशन नेटवर्क का यूज़ करना तो ट्रांसमिशन चार्जेस लग जाते हैं, अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का यूज़ करना तो व्हीलिंग चार्जेस लग जाते हैं, फिर लॉसेस भी लगते हैं। अगर ट्रांसमिशन है तो ट्रांसमिशन लॉसेस, फिर उसके बाद व्हीलिंग लॉसेस, उसके बाद और भी चार्जेस लग जाते हैं, क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज, एडिशनल सरचार्ज, मतलब केस टू केस पर डिपेंड करता है। तो वर्चुअल नेट मीटरिंग भी जस्ट एक ओपन एक्सेस कस्टमर की तरह ही है। आप अपने घर पर नहीं कहीं और पर लगा रहे हैं, लेकिन पूरा बेनिफिट आप नेट मीटरिंग कर ले रहे हैं कि जिसमें कुछ भी चार्जेस नहीं देना पड़ रहा है। इंस्टीड ऑफ इंडिविजुअल RTS प्लांट ए सिंगल लार्ज प्लांट हैज़ द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट्स है। अगर आप अपने घर पर लगाएंगे तो मान लीजिए 5 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं, लेकिन अगर बहुत से लोग मिल करके एक जगह बड़ा प्रोजेक्ट लगाते हैं, तो बड़ा प्रोजेक्ट्स लगने से क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक ऑफ स्केल बढ़ जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, मेंटेनेंस ईजी हो जाता है, आप किसी को हायर कर सकते हैं मिल करके। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, ईजियर ऑपरेशन मेंटेनेंस विद रिड्यूस कॉस्ट एंड हायर जनरेशन। अब आज की डेट में अगर हम वर्चुअल नेट मीटरिंग के बारे में, तो किस स्टेट्स में वर्चुअल नेट मीटरिंग ऑलरेडी है और क्या रेगुलेशन है इसके ऊपर।
तो दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन फॉर गोवा नीति, जो यूनियन टेरिटरीज है और गोवा है उसके लिए ऑलरेडी रेगुलेटरी कमीशन है, जिसको JERC बोलते हैं, जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ये अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, चंडीगढ़ और पुडुचेरी के लिए यूज करते हैं, प्लस गोवा। हाँ, तो ऑलरेडी यहाँ पर ये ऑलरेडी पहले से ही वर्चुअल नेट मीटरिंग पर रेगुलेशन है यहाँ पर। जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हैव अडॉप्टेड द रेगुलेशंस फॉर JERC फॉर गोवा एंड यूटी। जो गोवा यूटीज़ के लिए ऑलरेडी वर्चुअल नेट मीटरिंग पर रेगुलेशन है। JNK और लद्दाख के लिए भी सेम वैसे JERC ने अडॉप्ट कर लिया। उड़ीसा ने भी रिसेंटली, जो उड़ीसा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, वहाँ भी VNM रेगुलेशन पर वहाँ भी VNM रेगुलेशन है। तो टोटल आज की डेट में 10 स्टेट्स और यूटीज़ हैं टोटल, वहाँ पर VNM रेगुलेशन है। तो ऐसा नहीं कि MNRE ने जो अभी जो इशू किया है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो VNM के लिए और GNM के लिए इशू किया है, तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं है। बेसिकली हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिल्ली और उड़ीसा जो JERC उनके मॉडल को अडॉप्ट करते हुए MNRE ने लगा कि बहुत ही बेनिफिशियल है। और अगर आप जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो MNRE ने उसको अगर आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि रूफ टॉप सिस्टम में जैसा एंटिसिपेट किया गया था कि जितनी तेज़ी से आएगा उस तरीके से प्रोजेक्ट्स नहीं आए। अगर प्रोजेक्ट्स आए भी हैं तो मैक्सिमम जो है अर्बन एरियाज़ में आए रूफ टॉप में, रूरल एरियाज़ में नहीं आए। तो रूरल एरियाज़ में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से नहीं आए। एक तो ये कि कैपेक्स तो है ही वहाँ पर, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात है, रूफ भी प्रॉपर नहीं है और छत भी उस तरीके से नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। तो ये सब बहुत सारे फैक्टर्स वहाँ पर दिए हुए हैं जिसकी वजह से रूफ टॉप सिस्टम जो है रूफ टॉप सोलर सिस्टम नहीं आ पाया। तो उसको इनकरेज करने के लिए VNM का कॉन्सेप्ट लाया गया ये। और सारे अभी कमेंट्स मांगे गए, उसके बाद कमेंट्स इनकॉर्पोरेट करने के बाद फाइनली जो MNRE हर स्टेट और जो स्टेट्स के रेगुलेटर उनसे फॉलोअप करेगी, इसको आप अपने स्टेट्स में लागू करिए। ऑलरेडी देखिए इसमें लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री हैज ऑलरेडी रिक्वेस्टेड फोरम ऑफ रेगुलेटर्स एंड परसुइंग विद अदर SCRCs टू नोटिफाई द रेगुलेशंस ऑफ अलाउइंग VNM। अब जो भी स्टेट्स के रेगुलेशन है आज की डेट में, उसके फीचर्स क्या हैं VNM। तो जो JERC है, जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, तो उसमें एलिजिबल कंज्यूमर्स कौन है जो VNM का बेनिफिट लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि इसमें सारे कंज्यूमर्स बेनिफिट, क्योंकि आप देखिए जस्ट एक ओपन एक्सेस की तरह है। और ओपन एक्सेस में अगर आप कहीं भी लगाते हैं तो उसमें बहुत सारे चार्जेस इसमें हो जाते हैं, लग जाते हैं। और अगर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अगर इसमें आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए कोई फ्री नहीं होता है। कहीं ना कहीं जो टैरिफ है वो कहीं किसी टैरिफ को कंपनसेट करके किसी दूसरे टैरिफ पे किया जाता है। तो अगर VNM में आता है अच्छे कंज्यूमर्स चले जाएंगे, या C&I जो कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा अगर इसमें आ जाते हैं तो क्रॉस सब्सिडी जो है डोमेस्टिक का टैरिफ बढ़ जाएगा। तो इसलिए सबको अलाउ नहीं किया हुआ है। तो अगर हम जॉइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की बात करें तो उसमें कंज्यूमर्स कौन से VNM में लगा सकते हैं। तो एक रेजिडेंशियल सेक्टर हो सकता है, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ हो सकते हैं, जो गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज़ है वो इसमें एलिजिबिलिटी है, उनको एलिजिबल है। DERC की बात करते हैं, अगर दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन जो रेगुलेशन की बात करते हैं तो उसमें डोमेस्टिक जो है, डोमेस्टिक में रेजिडेंशियल हो गया, गवर्नमेंट ऑफिसेस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, स्कूल्स हो गए, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हो गए, इसमें एलिजिबल कंज्यूमर्स हैं। और OERC उड़ीसा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है जो अलाउ किया है डोमेस्टिक रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, लोकल बॉडी एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। तो लगभग ये इन्हीं सब जो तीनों कैटेगरी में देखिए तो ये सब सेम ही कैटेगरी है। कैपेसिटी कितना अलाउ किया हुआ है तो DRC में 5 किलोवाट से लेकर के 5 मेगावाट तक, मतलब 5000 किलोवाट तक अलाउ है इसमें। और JERC और OERC में बात करें तो 500 किलोवाट तक, मतलब मिनिमम 5 किलोवाट है और मैक्सिमम 500 किलोवाट तक आप इसमें लगा सकते हैं VNM में। सेल ऑफ एक्सेस पावर, अगर मान लीजिए जितनी रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा अगर कैपेसिटी लगाते हैं तो जो एक्सेस पावर है, जो APPC रेट है, एवरेज पावर परचेस कास्ट, लास्ट स्लाइड में दिया हुआ है इसमें कि हर स्टेट्स का एवरेज पावर परचेस कास्ट है, उस कॉस्ट पे आप एक्सेस जो है इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम को दे सकते हैं और डिस्कॉम उसको आपको कंपनसेट करेगा। नेटवर्क अगमेंटेशन और इवैक्यूएशन का कॉस्ट, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है। अगर JERC और DRC की बात करते हैं टू बी बॉर्न बाय द डिस्कॉम, मान लीजिए कहीं आप कहीं आप रिमोट एरियाज में लगाते हैं, प्रोजेक्ट लगाते हैं, तो वहाँ से पावर इवैक्यूएट करना पड़ेगा। तो पावर इवैक्यूएट करने के लिए जो एक्सपेंडिचर है कौन बियर करेगा, डिस्कॉम बियर करेगा या जो कंज्यूमर लगा रहा है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो अगर JERC और दिल्ली की हम लोग बात करें तो दिल्ली में दिया है कि डिस्कॉम जो है ये बियर करेगा, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सेटअप करना होगा वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए तो वो डिस्कॉम सेटअप करेगा। लेकिन अगर उड़ीसा की बात करें तो उसमें साइलेंट है। तो साइलेंट का मतलब ये है कि हम ये एंटिसिपेट कर सकते हैं कि वहाँ पर अब दोनों केसेस हो सकते हैं। अब अभी आज की डेट में मुझे लगता नहीं कि कोई इसमें VNM में प्रोजेक्ट्स आया है और स्टेटस तो मुझे पता नहीं है, तो इसलिए मैं उड़ीसा पर कमेंट्स नहीं कर सकता। बट अगर साइलेंट है तो मे भी डिस्कॉम बोले कि
कि ये चूँकि रेगुलेशन में नहीं है तो इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कंज्यूमर जो है जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कॉस्ट है वो बियर करे। एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द चार्जेज इन रिस्पेक्ट ऑफ, बताया ना कि वीएनएम जस्ट लाइक ओपन एक्सेस की तरह ही है, बट इसमें हम नेट मीटरिंग का बेनिफिट लेते हैं, तो डीआरसी का बेनिफिट देता है, बैंकिंग का बेनिफिट देता है, बहुत एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट है। व्हीलिंग एंड क्रॉस सब्सिडी का बेनिफिट देता है, कोई भी क्रॉस सब्सिडी चार्जेस नहीं लगता है, व्हीलिंग चार्जेस नहीं लगता है। अगर जेईआरसी की बात करें तो बैंकिंग का बेनिफिट तो देता है, और उड़ीसा की बात करें तो सब पर साइलेंट है ये। तो साइलेंट का मतलब अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या लगाया सकता है, डिपेंड करता है, कोई अगर अप्लाई करता है वीएनएम में तो वहाँ पर डिपेंड करता है कि डिस्कॉम कैसे ट्रीट करता है इस चीज़ को, या तो क्लेरिफिकेशन लेना पड़ेगा या तो कुछ इसमें अमेंडमेंट लाना पड़ेगा क्लैरिटी लाने के लिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वीएनएम, अगर वीएनएम किसी को इम्प्लीमेंट करना है तो क्या कैसे इम्प्लीमेंट किया होगा, क्या मेथोडोलॉजी होगी, क्या डॉक्यूमेंट से रिक्वायर्ड होगा। तो सबसे पहले जो है कंज्यूमर एग्रीमेंट एमंग देमसेल्व्स टू शेयर कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड जनरेटर सोलर यूनिट्स इसमें भी बताया कि मान लीजिए 5, 6, 10, 12 जो भी कंज्यूमर्स हैं, तो सबसे पहले आपस में उनको एक एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा, और जो एग्रीमेंट बनाने के बाद कॉस्ट की शेयरिंग कितनी होती है, मान लीजिए अगर 10 कंज्यूमर है तो 10 कंज्यूमर में शेयर कैसे होगा, हो सकता है किसी एक कंज्यूमर का 10% हो, दूसरे कंज्यूमर का 5% हो, तीसरे कंज्यूमर का 15% हो, तो उनकी शेयरिंग कैसे है कॉस्ट वाइज, वो एक एग्रीमेंट में क्लियरली आना चाहिए। उसी हिसाब से जो है जो जनरेशन होगा सेम रेशियो में फिर जनरेशन भी आएगा। एग्रीमेंट बिटवीन कंज्यूमर और रेस्को डेवलपर, मान लीजिएगा कोई कंज्यूमर, अगर बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं खुद प्लांट नहीं लगाते हैं और किसी थर्ड पार्टी के थ्रू, रेस्को के थ्रू कोई उनके बिहाफ पर प्रोजेक्ट्स लगाता है, तो उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए कि जो रेस्को प्रोजेक्ट्स लगाएगा वो किस टैरिफ लगाएगा और क्या उनके बीच में एग्रीमेंट होगा। अप्लीकेशन फॉर्म फॉर वीएनएम, फॉर्मली आपको डिस्कॉम को अप्लाई करना पड़ेगा वीएनएम लगाने के लिए। फिर एग्रीमेंट बिटवीन डिस्कॉम एंड कंज्यूमर फॉर वर्चुअल नेट मीटरिंग, फिर उसके बाद अप्लाई करने के बाद अगर फिजिबिलिटी होती है तो फिर डिस्कॉम और जो कंज्यूमर हैं, आगे देखें कॉन्सेप्ट इसमें लीड कंज्यूमर का कॉन्सेप्ट दिया गया है कि अगर 10 कंज्यूमर है तो ऐसा नहीं कि 10 कंज्यूमर के साथ जो है डिस्कॉम एग्रीमेंट करेगा, उसमें एक लीड कंज्यूमर चूज करना पड़ेगा, उसके साथ जो है डिस्कॉम एग्रीमेंट करेगा, तो फाइनली एक एग्रीमेंट हो जाएगा। एंड एसओपी हैज़ बीन प्रिपेयर टू हेल्प द डिस्कॉम एंड कंज्यूमर्स एंड शेयर फॉर स्टेक होल्डर कमेंट्स, ऑलरेडी जो मैंने बताया कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है मैनारी ने इशू किया हुआ है और इसमें स्टेक होल्डर के कमेंट्स मांगे गए हैं। अब बिजनेस मॉडल क्या हो सकता है वीएनएम में वर्चुअल नेट मीटरिंग के लिए तो जो रूफ टॉप में जो बहुत ही स्टैंडर्ड है जो बिजनेस मॉडल, जिसको कि हम कैपेक्स मोड और रेस्को मोड बोलते हैं। तो कैपेक्स मोड में क्या है कि जो कंज्यूमर्स हैं खुद ही प्रोजेक्ट्स लगाता है और कॉस्ट जो बियर करता है, सेम ये भी वही मॉडल है। A group of consumers can jointly own a solar plant within the common premises, outside the premises and use the electricity generated to offset their consumption। बहुत सारे कंज्यूमर्स जो आपस में मिल करके प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं और अपने प्रीमाइसेस में लगाए, कहीं और भी लगा सकते हैं। ये वीएनएम में ये मैंडेटरी नहीं है कि अपने रूफ पे ही लगाना, यही सबसे बड़ी ब्यूटी है वीएनएम की कि आप अपने रूफ पर नहीं कहीं और भी लगा सकते हैं। ओनरशिप क्या होगा, तो शेयर्ड ओनरशिप, अगर जिस रेशियो में जो बताया ना कि जो कंज्यूमर्स आपस में एग्रीमेंट करेंगे और वो एग्रीमेंट में क्या शेयर कॉस्ट का होगा वो उसी बेसिस पर शेयर होगा। एक्सपेंडिचर इनकर्ड जॉइंटली बाय द ग्रुप, जो ग्रुप मिल करके बनाएंगे वो इसका एक्सपेंडिचर बियर करेंगे। रेस्को मॉडल क्या होता है, रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी, इसका मतलब ये होता है कि आप खुद नहीं, कोई कंपनी जो है वो आपके बिहाफ पर सारा इन्वेस्टमेंट करेगी और कंपनी और आपके बीच में एग्रीमेंट होगा और कंपनी जो है जॉइंटली जो भी एक म्यूचुअल टैरिफ होगा उस टैरिफ पर आपसे चार्ज करेगी इलेक्ट्रिसिटी। तो सेम यही है कि इसमें जो थर्ड पार्टी होता है, थर्ड पार्टी इंस्टॉल ए सोलर पावर प्लांट, ये रूफ पे या ग्राउंड पॉइंट एंड सेल्स द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड टू द पार्टिसिपेटिंग कंज्यूमर टू ऑफसेट देयर कंजम्पशन। वही है कि मान लीजिए अगर आपका टैरिफ 6 रुपया है, लेकिन अगर आप रेस्को मॉडल में प्रोजेक्ट्स लगवा करके किसी लेते हैं और आपका म्यूचुअल टैरिफ मान लीजिए 4 रुपया 5 रुपया, तब भी आपको एक डिफरेंस मिल रहा है, उसका बेनिफिट है। ओनरशिप कौन होगा, तो ओनरशिप सेम शेयर्ड ओनरशिप और एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द ईपीसी, इसमें भी शेयर्ड ओनरशिप होगा। क्या मॉडलिटीज़ बन के आती है रेस्को और कंज्यूमर्स के बीच में, तो जनरली इन्वेस्टमेंट रेस्को में रेस्को ही करता है और एक एग्रीमेंट हो जाएगा रेस्को और कंज्यूमर्स के बीच में। वर्चुअल नेट मीटरिंग स्टेप्स इन्वॉल्व, इसमें क्या होगा, तो डिमांड एग्रीगेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स फॉर द आरटीएस इंस्टॉलेशन बाय लीड कंज्यूमर रेस्को डेवलपर्स, साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट एमंग कंज्यूमर्स रेस्को डेवलपर्स, application to discom by lead consumer for technical feasibility, signing of consumer and discom agreement after feasibility approval, installation of rts plant by epc contractor resco developer, inspection by discom, installation of meter, accounting of solar generation billing। तो ये बेसिकली सारे स्टेप्स बताया हुआ है कि क्या क्या इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे और कैसे इसको आगे प्रोसीड किया जाएगा। कैपेक्स मॉडल इसमें समझाया हुआ है। कैपेक्स मॉडल कुछ नहीं है कि सारा जो इन्वेस्टमेंट है, जो भी कंज्यूमर है, जैसे मान लीजिए इसमें 4 कंज्यूमर की बात किया हुआ है, तो 4 कंज्यूमर मिल करके कहीं प्रोजेक्ट्स लगाते हैं सोलर प्लांट और मान लीजिए 1200 यूनिट्स जनरेट हो रही है पर मंथ में और सबका अगर 25% शेयर है ईच,
तो अगर 12 अगर है तो जो शेयरिंग होगा सेम रेशियो में शेयरिंग होगा। लेकिन इस एग्जांपल में बताया हुआ है कि अगर शेयर जो है 20, 30, 40 और 10 में है, मान लीजिए कि जो फर्स्ट कंज्यूमर है उसका 20% शेयर है, सेकंड कंज्यूमर का 30% शेयर है, फोर्थ कंज्यूमर का 40% शेयर है, थर्ड का 40%, फोर्थ का 10% है। तो जो यूनिट जो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूट होगी सेम रेशियो में होगी। 1200 अगर यूनिट्स हो रहा है तो सेम रेशियो में होगा। तो इसमें देखिए कि 10 किलोवाट का कैप्टिव सोलर प्लांट लगाया गया और जो प्लांट कॉस्ट है टोटल 45,000 पर किलोवाट के हिसाब से, और जो सब्सिडी सब कुछ लेकर के इसमें टोटल प्रोजेक्ट लग गया। एनर्जी मीटर लगता है, तो जो एनर्जी मीटर का ये है कि जो भी जनरेट होगी इलेक्ट्रिसिटी उसको मीटरिंग होगी कि टोटल कितनी यूनिट जनरेट हुई, और ग्रिड को ये सप्लाई कर दिया गया। फिर ग्रिड से जो भी शेयरिंग होगा उस शेयरिंग के हिसाब से जो कंज्यूमर है उस रेशियो में यूनिट्स क्या और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। और आगे और इसमें डिटेल में बताया कि जिसमें इसमें एग्जांपल लिया जैसे कि 200 यूनिट्स आपका कंजम्पशन है पर मंथ चारों कंज्यूमर का, और शेयरिंग आपका 20, 30, 40, 10 में। तो और तो इसमें देखिए एग्जांपल से बताया हुआ है कि मान लीजिए 4 कंज्यूमर है, जो मैंने बताया अभी आपको कि 4 कंज्यूमर है, और चारों कंज्यूमर का एक जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए कि सबका जो कंजम्पशन है मंथली कंजम्पशन 200 यूनिट्स लिया हुआ है। जो शेयरिंग है प्लांट की 20%, 30%, 40%, 10% दिया हुआ है। और अगर मान लीजिए टोटल यूनिट्स 1200 यूनिट जनरेट हो रही है, आप देखिए 1200 यूनिट जनरेट हो रही है, तो आप इसको इस परसेंटेज रेशियो में शेयर करेंगे तो फर्स्ट कंज्यूमर को 240 यूनिट्स का बेनिफिट मिलेगा, सेकंड कंज्यूमर को 360 का, थर्ड कंज्यूमर को 480 यूनिट्स का, फोर्थ कंज्यूमर को 120 यूनिट्स का। बट अगर फर्स्ट कंज्यूमर की बात करें तो उसका 200 यूनिट ही कंज्यूम होता है, लेकिन उसको 240 यूनिट्स मिल रहा है, तो उसका -40 जो है, मतलब उसका 40 जो यूनिट है वो आपका माइनस में ही रहेगा। और जो बिल अगर मान लीजिए अगर वर्चुअल नेट मीटिंग से पहले अगर उसका बिल 1100 रुपये आता है तो उसका VNM के बाद उसका बिल -144 हो जाएगा, मतलब उसका माइनस में ही हो जाएगा। एक तरह से सेविंग जो है 144 की उसको क्रेडिट मिल जाएगा, या नेक्स्ट मंथ में उसका फिर जो भी एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी है वो आपका बैंक हो जाएगी। तो मंथली सेविंग 1254, मतलब आपका सोचिए एक तरह से 144 का एक्सेस ही हो गया। और शेयरिंग कॉस्ट ऑफ टोटल 68,884 का मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो पे बैक पीरियड आपका 4.6 है। सेम सेकंड कंज्यूमर का एग्जांपल लिया हुआ है इसमें कि 200 यूनिट्स जनरेट होती है लेकिन 360 मिलता है, तो सेम वैसे ही आ जाएगा। और जो लास्ट कंज्यूमर 200 यूनिट्स, फोर्थ कंज्यूमर की बात करें तो 200 यूनिट्स वो कंज्यूम करता है और 120 उसको मिलती है, तो वो 80 यूनिट्स ही जो उसको ग्रिड से लेना पड़ता है, उसी के करस्पॉन्डिंग उसको बिल देना पड़ता है। तो एक्चुअली बस निकालने की कोशिश किया है कि देखिए क्या पे बैक पीरियड है और बेनिफिट ही है अगर हम देखें तो। ये रेस्को मॉडल है। रेस्को मॉडल में क्या होता है कि जो डेवलपर ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर्स प्रोजेक्ट्स लगाता है, फिर यहाँ पर प्रोजेक्ट्स लगाता है, तो जो भी शेयरिंग है, जो भी कंज्यूमर से जो प्रोजेक्ट्स लगाते हो जो शेयरिंग है, कि आप कितना कितना से उस प्रोजेक्ट्स में कितने यूनिट्स लेंगे, तो उस हिसाब से मान लीजिए इसमें एक जस्ट एक एग्जांपल है 25%, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कंज्यूमर नहीं कर रहा है, इन्वेस्टमेंट डेवलपर कर रहा है, तो इसमें इसलिए उस अंडरस्टैंडिंग के लिए सब में ईच ले रखा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट खुद करना होगा तो फिर उसमें रेशियो हो सकता है कि मैं कितना इसमें कैपेक्स में लगा सकता हूँ, कितना मैं कॉस्ट दे सकता हूँ, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, तो इसलिए इक्वली लिया हुआ है 25% ईच लिया हुआ 4 कंज्यूमर का। तो इसमें देखिए रेस्को डेवलपर जो है 10 किलोवाट का सिस्टम लगाता है, और इसमें जो भी सेम वही इलेक्ट्रिसिटी 1200 यूनिट अगर जनरेट होती है और ग्रिड को इसमें सप्लाई कर रहा है, और इसमें जो है एग्रीमेंट हो जाता है। और पावर परचेज एग्रीमेंट जो है, अगर मान लीजिए इसमें ये बताया गया है कि जो डेवलपर है, जो रेस्को और जो कंज्यूमर है उसके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ उसमें जो टैरिफ 3.7 लिया गया है एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, और ग्रिड का जो टैरिफ है 5 रुपये 50 पैसा है, तो उस केस में कैसे बेनिफिट मिलेगा ये देखिए आप। इसमें सारे कंजम्पशन 200 यूनिट्स का लिया हुआ है, और रेस्को डेवलपर जो सप्लाई करता है 200, 300, 350 यूनिट जनरेट करता है। ग्रिड से अगर इंपोर्ट करते हैं तो आपका जैसे फर्स्ट कंज्यूमर को सेविंग जो है 360 रुपीज़ का हो रहा है, क्योंकि आपको जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है सोलर प्लांट से, तो उससे करस्पॉन्डिंग आपको डेवलपर को क्या होता है कि बिल भी देना पड़ता है। ऐसा नहीं है जो उसमें तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि आपका अपना इन्वेस्टमेंट था, इसमें इन्वेस्टमेंट डेवलपर का है, तो इसमें आपको बिल भी देना पड़ता है। तो वही बताया कि अगर 200 यूनिट्स अगर वो जनरेट कर रहा है तो उस केस में आपको रेस्को को 740 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले आप 1100 रुपये देते थे बिलिंग के लिए, तो आपको एक तरह से बेनिफिट ही हो गया। सेकेंड कंज्यूमर को देखिए कि 300 यूनिट्स का कंज्यूमर हो रहा है, और इसमें भी सेम वही है कि आप पहले रेस्को का आप 1110 रुपया देंगे जितनी यूनिट आप इसमें से लेंगे, लेकिन इससे पहले जो था आपका 1650 रुपये का बिल आ रहा था, तो आपका एक तरह से बेनिफिट ही मिल गया, उतना माइनस हो गया, 540 का बेनिफिट मिल गया। तो ये बताने की कोशिश किया कि देखो रेस्को मॉडल हो या कैपेक्स मॉडल हो, VNM में बेनिफिट है।
रेस्को कैन बी ए डिस्कॉम। एक एग्जांपल यही बताया कि ऐसा नहीं है कि अगर डिस्कॉम को ऐसा सोचना पड़े कि वीएनएम में अगर जाते हैं तो काफ़ी नुकसान भी है। इसमें डिस्कॉम भी अगर वीएनएम अगर डेवलपर बन जाता है, रेस्को डेवलपर बन जाता है, तो उसके लिए भी बेनिफिट है। और उसको एक बहुत ही एग्जांपल से समझाने की कोशिश की गई है। इसमें एक आंध्र प्रदेश का एग्जांपल लिया गया है। इसमें अगर स्टेट्स का एपीपीसी रेट, एवरेज पावर परचेज कॉस्ट जो है 4.7 पर यूनिट है, और ये रेफरेंस लिया गया है सीआरसी का जो ऑर्डर है 31 मार्च 2021 का, वहाँ से लिया गया है। इसमें मान लीजिए 20% टेक्निकल लॉसेस है एलटी साइड पे, अगर बेनिफिशियल लेते हैं तो ये जो कॉस्ट है बेसिकली 5.88 पर यूनिट हो जाती है। अगर वर्चुअल नेट मीटरिंग और 40% अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल जाती है, और अगर आप प्रोजेक्ट लगा देते हैं, डिस्कॉम लगाता है, और मान लीजिए प्रोजेक्ट्स लगाने के बाद जो जो जनरेशन की जो कॉस्ट निकल के आ रही है प्रोजेक्ट में 3.7 पर यूनिट आ रहा है इसमें, तो इस केस में देखिए 3.7 पर यूनिट, और जो एक्चुअल जो डिस्कॉम को जो इलेक्ट्रिसिटी पहले पड़ रही थी 5.88 पड़ रही थी, एक तरह से उसको बेनिफिट है 2.18 पर यूनिट का बेनिफिट है। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि जो गांव वाले हैं उनको भी एक रिलायबल पावर सप्लाई मिलेगी। तो इसलिए इसमें ये एग्जांपल देके बताया कि डिस्कॉम भी क्या है, इसमें एक रेस्को डेवलपर बन सकता है। और उसका रीजन देखिए, आप देख सकते हैं कि एपीपीसी रेट क्या, अंडमान निकोबार में देखिए 18.45 है, मध्य प्रदेश में 3.43 है, असम में 5.14, आंध्र प्रदेश 4.71, मिजोरम 4.48। तो मतलब मैक्सिमम जो है 4 रुपया से ऊपर ही है, और बहुत सारे स्टेट्स में कम भी हैं, 4 रुपये के आसपास भी हैं। तो स्टिल के बेनिफिशियल है। अगर एपीपीसी रेट ज़्यादा है तो वहाँ पर तो ऐसे ही आपको पे बैक पीरियड डिस्काउंट से मिल जाएगा। तो ये बेसिकली ये पूरी एमएनआरई की स्लाइड रही यहाँ तक वीएनएम के ऊपर। और इसमें मेरी कुछ ऑब्जर्वेशन है वर्चुअल नेट मीटिंग पर जो एमएनआरई ने जो भी एसओपी निकाला है उस पर। एक तो ये है कि इसमें नीड क्लैरिफिकेशन ऑन रूरल एंड अर्बन कंज्यूमर। अगर आप देखेंगे गाइडलाइंस जो इसने ड्राफ्ट एसओपी जो निकाला है, तो उसमें एग्जाम्पल जो बताया हुआ है कि देखिए रूरल एरियाज़ के लिए ये है वो है। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये क्रिएट हो रहा है कि जो वीएनएम का जो रेगुलेशन आया है उसमें क्या ये केवल रूरल एरियाज़ के एप्लीकेबल है कि अर्बन एरियाज़ के लिए भी एप्लीकेबल है। क्योंकि उसने एक डिफ्रेंसिएशन करके बताया कि जो भी रूफटॉप का सिस्टम का जो मैक्सिमम एडवांटेज है ये अर्बन एरियाज में ही हुआ है, रूरल एरियाज में नहीं हुआ है। इसलिए ये रेगुलेशन वीएनएम और जीएनएम बहुत क्यों ज़रूरी है। बट अगर आप एलिजिबिलिटी देखते हैं कंज्यूमर्स की, तो वहाँ पर ये डिफाइंड नहीं है, उसमें रूरल और अर्बन को डिफ्रेंशिएट करके नहीं बताया गया। तो वहाँ पर तो नहीं है, बट पहले स्टार्टिंग में ही बताया गया। तो इसलिए थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन यहाँ पर चाहिए कि एक्चुअल में ये स्पेसिफिकली ऐसा तो नहीं कि रूरल के लिए ही एप्लीकेबल हो। दूसरा टर्मिनेशन क्लॉज, इसमें बताया कि कोई भी पार्टी जो है 90 दिन के नोटिस पर टर्मिनेट कर सकती है। तो एक बहुत ही एक क्या बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें कोई भी अगर मान लीजिए 5 कंज्यूमर मिल करके कैपेक्स मोड में लगाते हैं, या कोई डेवलपर लगाता है रेस्को मोड में, अगर वो इसको रिस्क रहे कि इसको बहुत इजीली टर्मिनेट किया जा सकता है, तो वो इतना इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा। तो ये काफ़ी वैसा है। अब एक्चुअल एग्रीमेंट में क्या आएगा, उसमें क्या क्लॉजेज रहेंगे, अभी उसमें क्लैरिटी तो नहीं है। बट ये इसको थोड़ा सा इसमें एमएनआरई को इस एंगल पर देखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी रेस्को है अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करेगा, 25 ईयर्स की सोलर प्लांट की लाइफ होती है, उसी हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेगा, उसी हिसाब से पे बैक पीरियड कैलकुलेट करता है, टैरिफ भी वैसे ही कैलकुलेट होता है, इन्वेस्टमेंट भी उसी हिसाब से करता है। इन सब सारी जो कंसिडर करना जरूरी है। एक और भी मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि जो डेवलपर है बेसिकली डिस्कॉम के साथ कहीं भी पिक्चर में नहीं आ रहा है। उसका एक रीज़न भी है कि जो नेट मीटरिंग का अगर आप देखेंगे रेगुलेशन, तो नेट मीटरिंग जो है वो डिस्कॉम और केवल कंज्यूमर के बीच की बात करता है, न कि डेवलपर की बात करता है। बट यहाँ पर अगर डेवलपर जो है बड़े प्रोजेक्ट्स लगाता है, अगर इन्वेस्टमेंट करता है, और डिस्कॉम अगर पिक्चर में नहीं है, तो उसके 2-3 डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। एक तो ये कि बैंकेबिलिटी का इशू होगा। बैंकेबिलिटी का इशू ये है कि अगर डिस्काउंट पिक्चर में है तो हो सकता है कि उसको जो फाइनेंसिंग का इशू है, बैंक बहुत इजीली फाइनेंस ना करें, क्योंकि इसमें एक टर्मिनेशन क्लॉज भी लिखा हुआ है। प्लस इसमें ऐसा तो नहीं कि इजीली कोई कंज्यूमर अगर एग्रीमेंट में और बाहर निकल जाता तो उस केस में क्या करेगा। दूसरा सेफ गार्डिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स कि वही है, सेम सारी चीज़ें को रिलेटेड हैं कि अगर प्रोजेक्ट्स है, अगर उसमें डिस्कॉम अगर पिक्चर में नहीं है, कोई कंज्यूमर बाहर निकल जाता है तो उस केस में प्रोजेक्ट्स को कैसे सेफ गार्ड किया जाएगा। तो अब इसमें टेक्निकल इशू ये है कि मैंने बताया ना कि चूँकि नेट मीटरिंग की बात हो रही है, तो नेट मीटरिंग क्लियरली जो है ये डिस्कॉम और कंज्यूमर के बीच की बात होती है। अगर डेवलपर इसमें आता है तो सीधे पीपीए वाला अरेंजमेंट हो जाता है, पावर सेलर एग्रीमेंट हो जाता है। वो उस केस में फिर सब कुछ चेंज हो जाता है कि कोई प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है और डिस्कॉम को सेल कर रहा है, तो उस केस में बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो जाता है। इसलिए इस टाइप में केवल कंज्यूमर और उसको रखा गया। बट इसमें ये चूँकि ओपन एक्सेस प्रोजेक्ट्स की तरह है, इन्वेस्टमेंट डेवलपर कर रहा है, तो उसकी भी सेफ गार्डिंग एक प्रॉपर होनी चाहिए।
रिमूवल और एडिशन ऑफ न्यू कंज्यूमर अंडर रेस्को मॉडल, इसमें शेयर होल्डिंग की बात तो की गई है कि शेयर होल्डिंग का पैटर्न चेंज किया जा सकता है साल में एक बार, लेकिन कोई अगर कंज्यूमर बाहर निकल जाता है उस केस में जैसा कि उसने बताया कि 90 डेज़ की नोटिस पीरियड का क्लॉज है। अगर कोई कंज्यूमर बाहर निकल जाता है, तो कोई नया कंज्यूमर ऐड होना चाहता है तो उसके लिए क्या क्लैरिटी है वो भी इसमें बहुत ही क्लियर नहीं है। और जो इसमें जो चार्जेस की बात भी नहीं की गई है, क्योंकि अगर आप पैटर्न देखेंगे वीएनएम का तो ओपन एक्सेस की तरफ प्रोजेक्ट है, क्योंकि आप अपने घर पर नहीं लगा रहे हैं, कहीं और प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी विल कर रहे हैं, अपने पास घर पर ला रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ओपन एक्सेस की हाँ ठीक है, सेम डिस्कॉम एरिया है, बट चार्जेस भी बहुत ही क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, क्योंकि स्टेट टू स्टेट, जैसे मैंने उड़ीसा का बताया कि वहाँ पर चार्जेस थोड़ा साइलेंट है, और दिल्ली की बात करें तो वहाँ पर क्लियरली बताया कि ठीक है बैंकिंग चार्जेस और क्रॉस सब्सिडी और ये सब जो है बिलिंग चार्जेस वेव्ड ऑफ है। बट ये इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर पर क्लियरली डिफाइंड हो सकता है कि चूंकि स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, इसलिए एमएनआरई ने स्टेट्स के ऊपर रेगुलेशन के ऊपर छोड़ दिया हो कि आप जो भी चार्जेज अपने हिसाब से लगाएंगे, बट यहाँ भी क्लियरिटी आनी चाहिए। और अगर हम लोग किसी एग्जांपल की बात करें तो जेईआरसी का तो मुझे पता नहीं है कि वहाँ पर वीएनएम में कोई प्रोजेक्ट्स आ गया, उड़ीसा में भी नहीं है, और दिल्ली में भी अगर बात करें तो वीएनएम को निकले हुए 3 साल हो गए तो अभी तक कोई भी प्रोजेक्ट्स आया नहीं है वहाँ पर वीएनएम में। तो क्या रीज़न है कि ये भी इसको समझना जरूरी है कि रेगुलेशंस तो आ गया 2.5 साल 3 साल पहले, लेकिन अभी भी प्रोजेक्ट्स नहीं आएगा, तो क्या उसमें टेक्निकल ग्लीचेज हैं या क्या इशूज हैं जिसकी वजह से प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहा है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। तो होप दोस्तों, जो वर्चुअल नेट मीटिंग पे मेरा ये वीडियो है आपको अगर समझ में आया होगा, सही लगा होगा, तो आप बिल्कुल मेरे चैनल को लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।